हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम सीटेट अगस्त 2023 पेपर 2 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज का दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 10 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की। और अगर हम बात करें कि इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, तो क्लास 7th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का दोस्तों चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसरों को इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्तों आज के लिए जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 45। अगर हम बात करते हैं, इससे पहले के 44 प्रश्न हम पिछले क्लासों में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो उसके बाद उन क्लासों को भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए पहला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले आप सभी एक कॉफ़ी और पेन ले लेंगे और उसमें आप इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे। और जैसे मान लो हम प्रश्न नंबर 45 कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 45 आपका सही हो जाता है तो आप उसके आगे टिक लगाते जाएंगे। और वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि क्लास के अंत में आप देखेंगे कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। इस क्लास में हम 25 प्रश्न करने वाले हैं और ऐसा करने से आपकी स्वयं की तैयारी का मूल्यांकन हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 45, अमेजन बेसिन के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो दोस्तों कथन ए है, अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। और कथन बी है, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। और कथन सी है कि यह नदी बेसिन ब्राजील के कुछ भागों, ब्राज़ील के दोस्तों कुछ भागों होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक, कुछ भागों और पेरू के कुछ भागों और बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील और पेरू के बड़े भागों से अपवाहित होती है ये नदी तंत्र, और बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। और कथन डी है साथियों कि अमेजन बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो हमें असत्य कथन की पहचान करनी है कि उपरोक्त चारों कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है? अमेजन बेसिन जो नदी तंत्र है दोस्तों वो अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। वो कौन से महाद्वीप में है? वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अपवाहित होता है ये अमेजन बेसिन नदी तंत्र, ठीक है। तो इसलिए कथन डी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, ब्रोमीलाइड के संबंध में। तो दोस्तों यहाँ भी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है कि ब्रोमीलाइड के संबंध में सत्य कथन को चुने। कथन ए है, ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है। और कथन बी है, जो अपने पत्तियों में जल सिंचित रखता है। और कथन सी है, मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो साथियों हमें सत्य कथन बताना है, ए या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, इनमें से कौन सा उत्तर सही होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये उपरोक्त तीनों के तीनों क्या है, कथन सत्य है कि ब्रोमीलाइड क्या है, एक विशेष प्रकार का पौधा है और जो अपने पत्तियों में जल को सिंचित रखता है। और मेंढक जैसे प्राणी इन जो ये जल को सिंचित रखता है ना अपने पत्तियों में, तो उनका प्रयोग मेंढक जैसे प्राणी किसके लिए करते हैं, अंडा देने के लिए करते हैं। तो उपरोक्त तीनों कथन सत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि ए, बी और सी ये तीनों कथन क्या है, सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। और ये दोस्तों ये प्रश्न सीटेट 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि टुकन क्या है, एक प्रकार का पक्षी है या पशु है, फसल है या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि टुकन क्या है, एक प्रकार का पक्षी है। और आइए इसको हम चित्र में देखते हैं टुकन। तो दोस्तों ये टुकन क्या है, एक पक्षी है। और अगर हम बात करते हैं इसकी चोंच देखिए, चोंच भी पीली है और इसका जो सिर है, सिर भी कैसा होता है, पीले कलर का होता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 48।
तो दोस्तों प्रश्न है अमेजन बेसिन के लोगों के जीवन में, तो दोस्तों जो अमेजन बेसिन नदी तंत्र है, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, उनके जीवन के संबंध में हमें क्या है, सत्य कथन को चुनना है। तो कथन ए है, यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा मछलियाँ पकड़ते हैं। तो जो दोस्तों अमेजन बेसिन में पुरुष रहते हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं और साथ में क्या है, मछलियाँ पकड़ते हैं। और कथन बी है, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है और वे मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाती है, टोपियोका और अनानास और शकरकंद जैसी फसलें उगाती है। और कथन सी है, यहाँ के लोग कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। और कथन डी है दोस्तों, इनका मुख्य आहार मैनियाक, जिसे कवासा भी कहते हैं। तो साथियों हमें क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो सत्य प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हम पहले ये जान लेंगे कि कर्तन एवं दहन कृषि किसे कहा जाता है, ठीक है। या अगला प्रश्न इसी पर भी पूछा जा सकता है कि कर्तन एवं दहन कृषि कहाँ की जाती है। तो इसको याद करने के लिए आसान तरीका ये है कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ झूम कृषि की जाती है, तो झूम कृषि का दूसरा नाम ही दोस्तों क्या कह सकते हैं हम, कर्तन एवं दहन कृषि कह सकते हैं। ये अमेजन बेसिन में इसका नाम क्या है, कर्तन एवं दहन कृषि है। जिस प्रकार से दोस्तों झूम कृषि में जंगल एवं झाड़ियों को काट कर, ठीक है, और उसमें फिर आग जला के फिर वहाँ पे क्या की जाती है, तब तक कृषि की जाती है जब तक ज़मीन में उपजाऊ क्षमता बची हो, तब तक वहाँ पे कृषि की जाती है। और बाद में उस जगह को छोड़कर अन्य जगह यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो उसे ही दोस्तों अमेजन बेसिन में क्या कहा जाता है, कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों कथन डी की कि ये मैनियाक क्या है, वहाँ का प्रमुख भोजन है जिसे क्या कवासा कहते हैं। तो मैनियाक दोस्तों उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आलू जमीन के अंदर होता है, उसी प्रकार से दोस्तों मैनियाक भी जमीन के अंदर होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ए, बी, सी और डी चारों के चारों कथन सत्य हैं। इसलिए दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49, जनसंख्या घनत्व के संबंध में सत्य कथन को चुनें। तो कथन ए है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ है कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। और कथन बी है दोस्तों, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है। और कथन सी है, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व कितना है, 1029 है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102 है। तो हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं उपरोक्त चारों के चारों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य है। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, और ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न में सीटेट 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संबंध में हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य क्या करनी है दोस्तों, हमें असत्य कथन की पहचान करनी है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संबंध में। तो दोस्तों कथन ए है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, ठीक है। और कथन बी है, जिसे स्थानीय भाषा में, तो दोस्तों डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सूसू कहा जाता है, अथवा अंधी मछली या अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। तो जो स्थानीय भाषा में दोस्तों डॉल्फिन को क्या कहा जाता है, या तो सूसू कहा जाता है या अंधी डॉल्फिन कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कथन सी की, तो सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। और दोस्तों कथन डी है, रसायन की अधिक मात्रा वाले गैर उपचारित एवं औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो साथियों हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो अगर हम बात करते हैं ए, बी और सी, ये तीनों के तीनों कथन सत्य है, और डी कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि डी कथन असत्य क्यों हो जाएगा दोस्तों, तो इसको अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि रसायन की
अधिक मात्रा वाले गैर उपचारित और औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रदेशों को क्या कर रही है, नष्ट नहीं कर रही है। तो दोस्तों ये इसे क्या कर रही है, ये गंदगी से डॉल्फिन को नुकसान पहुंचा रही है, नष्ट कर रही है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे ना नहीं होता तो ये कथन भी सही था, लेकिन ये बता रहा है कि ये इसे नष्ट नहीं कर रही है, तो ये इसे नुकसान पहुंचा रही है। तो इसलिए कथन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, सत्य कथन हो जाएगा। कथन नहीं, ये असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब कथन डी असत्य है तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सत्य उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 51 और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब किया गया, 2 अक्टूबर को किया गया या 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 या 2 अक्टूबर 2015 या 22 जनवरी 2015 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों अगर हम बात करते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया गया। ठीक है, और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 22 जनवरी 2015 को कौन सी योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, मैनिया कहाँ का प्रमुख भोजन है। अभी हमने ऊपर इस प्रश्न के संबंध में एक प्रश्न किया है, तो गंगा बेसिन का है या अफ्रीका का है या अमेजन बेसिन का है या उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। मैनिया कहाँ का, तो दोस्तों मैनिया का दूसरा नाम क्या था, कवासावी था। और ये क्या, जिस प्रकार से आलू ज़मीन के अंदर पाया जाता है तो उसी प्रकार ये भी ज़मीन के नीचे पाया जाता है। तो दोस्तों बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेजन बेसिन का मैनिया क्या है, प्रमुख भोजन है। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये भी सीटेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कलकत्ता किस नदी के तट पर स्थित है। तो ऑरेंज, हुगली, भागीरथी, यमुना। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि ऑरेंज नदी, तो ऑरेंज नदी जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप में जो बेल्ट है शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है, अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहा जाता है। तो ऑरेंज दोस्तों बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करने वाली नदी है। तो ये कौन से महाद्वीप में प्रवाहित होती है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि कलकत्ता किस नदी के तट पर है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो प्रश्न है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भी सीटेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, पर्वतों में मिलते हैं, डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं, अमेजन बेसिन में मिलते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल टाइगर हमें कहाँ मिलते हैं, डेल्टा क्षेत्रों में मिलते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनका प्राकृतिक आवास जो सुंदरवन डेल्टा है उसे इसका क्या कहा जाता है, सुंदरीवन या सुंदरवन डेल्टा इसको इसका प्राकृतिक आवास माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, प्रेहरी के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। ठीक है, तो दोस्तों कथन ए है कि उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेरी कहते हैं और इन घास स्थलों पर 2 मीटर तक ऊंची घास पाई जाती है। जो दोस्तों प्रेरी घास स्थल है ना, शीतोष्ण घास स्थल, तो यहाँ पे जो घास है उनकी लंबाई कितना 2 मीटर ऊंचाई तक पाई जाती है, 2 मीटर ऊंची घास की लंबाई पाई जाती है। और सी कथन है दोस्तों यह एक घास का सागर है। तो प्रेरी क्या है, एक घास का सागर है। और कथन डी है प्रेरी के पश्चिम में रॉकी पर्वत एवं पूरब में ग्रेट लेक पर्वत से घिरा है। तो साथियों हमें सत्य कथन की पहचान करनी है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4 इनमें से कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि उपरोक्त चारों के चारों कथन क्या है, सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, प्रेरी घास स्थल की जलवायु के संबंध में असत्य कथन को चुने। तो जो दोस्तों प्रेरी घास स्थल है ना, इसके संबंध में हमें क्या करना है, असत्य कथन को चुनना है। तो कथन ए है कि प्रेरी घास स्थल उत्तर अमेरिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है
और कथन बी है साथियों कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में, दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा सा पूरा नहीं दिख रहा है तो प्रश्न के आकार को थोड़ा छोटा कर लेंगे, ठीक है। और बी कथन था दोस्तों कि ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कन्नाडा के विनिपेग में तापमान हिमांक कितना -10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और कथन सी है दोस्तों, शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। और कथन डी है, यहाँ चिनोक नामक एक स्थानीय पवन है। तो दोस्तों इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि चिनोक कहाँ की स्थानीय पवन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, हमें यहाँ पे असत्य कथन की पहचान करनी है। तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए और सी और डी, ये तीनों के तीनों कथन क्या है दोस्तों, सत्य है। और कथन बी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों असत्य हो जाएगा, यहाँ तक तो ये भी सही है कि ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर तापमान कितना 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में, तो दोस्तों अगर हम बात करें कि प्रेरी क्षेत्र, प्रेरी जो दोस्तों घास स्थल है, ये उत्तर अमेरिका और कनाडा तक फैला हुआ है, 2 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। तो जो कनाडा है, कनाडा के विनिपेग में तापमान कितना -10 डिग्री नहीं दोस्तों, -20 डिग्री क्या किया गया है, दर्ज किया गया है। तो इसलिए दोस्तों कथन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और जब कथन भी असत्य हो जाएगा तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सत्य कथन हो जाएगा। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57। तो हमें चिनूक के संबंध में क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों चिनूक कहाँ की, प्रेरी की ये क्या है, स्थानीय पवन है, ठीक है। इसके बारे में हमने क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। और कहाँ की स्थानीय पवन है, तो उत्तर अमेरिका के जो दोस्तों क्या है, जो दोस्तों अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल है, उनकी चिनूक क्या है, एक शीतोष्ण घास स्थल की स्थानीय पवन है। तो इसके संबंध में हमें सत्य कथन बताना है। तो कथन ए है, चिनूक एक गर्म पवन है और जो शीत ऋतु में बहती है कैसी, गर्म पवन है जो शीत ऋतु में बहती है और कम समय में ही तापमान को बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि के कारण बर्फ पिघलने लगता है एवं पशुओं को चरने के लिए चारागाह उपलब्ध हो जाता है। तो साथियों हमें इसमें क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो कथन ऑप्शन नंबर सी सही है, या 2 में डी सही है, या ए और बी दोनों सही है, या बी ए बी सी डी चारों के चारों कथन सत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये उपरोक्त चारों के चारों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न थोड़ा बड़ा है, प्रश्न के आकार को हल्का सा छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 58, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है, या असत्य कथन को चुनना है। तो दोस्तों कथन ए है कि दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को बेल्ट कहते हैं। जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के क्या है, शीतोष्ण घास स्थल है, उन्हें क्या कहा जाता है, बेल्ट कहा जाता है। और कथन बी है कि बेल्ट 600 मीटर से 1100 मीटर तक के भिन्न भिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पठार होते हैं। और कथन सी है दोस्तों ड्रेकेस वर्ग पर्वत से गिरा है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं ड्रेकेस वर्ग पर्वत की ऊंचाई, या यहाँ पे जो घास स्थल है इनकी ऊंचाई, ये कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं, 1600 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं, ठीक है। इनकी ऊंचाई 1600 मीटर पाई जाती है। और कथन डी है दोस्तों, इसके पश्चिम में सहारा मरुस्थल है, ठीक है। किसके, बेल्ट के पश्चिम में क्या है दोस्तों, सहारा मरुस्थल है। और ई कथन है, ऑरेंज एवं लिम्पिपो नदी की सहायक नदियाँ इस क्षेत्र को सिंचित करती है, किस क्षेत्र को, बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करती है। तो साथियों हमें यहाँ पे असत्य कथन बोलना है कि असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बताएगा कि सहारा इसके पश्चिम में, बेल्ट के पश्चिम में है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, सहारा रेगिस्तान इसके कहाँ, उत्तर में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों पश्चिम में, तो पश्चिम में दोस्तों
कालाहारी मरुस्थल है। तो आइए इसे थोड़ा सा हम चित्र में समझ लेते हैं, और जब तक हम चित्र में समझते हैं तो दोस्तों चित्र के लिए ये हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, और अफ्रीका महाद्वीप में थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा, और ये अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों क्या है, बेल्ट, और बेल्ट क्षेत्र को ग्रीन कलर से दिखाया गया है। ये अफ्रीका महाद्वीप का क्या है, बेल्ट क्षेत्र है। और अगर हम बात करते हैं इसके पश्चिम में दोस्तों यहाँ पे क्या है, कालाहारी मरुस्थल है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर की, तो उत्तर में दोस्तों कौन सा, सारा रेगिस्तान है। सारा रेगिस्तान को हम अगले मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में क्या है, सारा रेगिस्तान, और नीचे क्या है, बेल्ट क्षेत्र है। बेल्ट क्षेत्र को भी देख लेते हैं। तो बेल्ट क्षेत्र ये है, यहाँ पे कालाहारी मरुस्थल है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, सारा मरुस्थल, तो ये इसके उत्तर में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे चित्र के माध्यम से अच्छे से। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, तो प्रश्न कौन सा है, हाँ 59-58 तक हमने कर लिया है। अगला प्रश्न है 59। तो साथियों प्रश्न नंबर 59, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल के निवासियों के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। जो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल है उन्हें वेल्ट कहा जाता है। तो जो बेल्ट के निवासी हैं, तो उनके संबंध में हमें क्या बताना है, सत्य कथन को बताना है। ठीक है, तो साथियों कथन ए है कि वेल्ट पशुपालक एवं खनन के लिए प्रसिद्ध है। और अगला है भेड़ मुख्यतः ऊन के लिए पाली जाती है। और सी है वेल्ड दोस्तों यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है, मैं ऊनी उद्योग के लिए विकसित है या विकसित हुआ है, या ऊनी उद्योग बेल्ट में विकसित, जो यहाँ पे मुख्य तो क्या पाई जाती है, भेड़ पाई जाती है। तो इससे बेल्ट में ऊनी उद्योग विकसित हुआ है। और अगला है दोस्तों कथन डी है कि मेरिनो भेड़ की एक लोकप्रिय प्रजाति है। तो दोस्तों मेरिनो भेड़ पर भी क्या है, प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि मेरिनो भेड़ कहाँ की एक प्रमुख या लोकप्रिय प्रजाति है, भेड़ की कहाँ पे, तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल की ये क्या है, लोकप्रिय प्रजाति है भेड़ की। ठीक है, तो साथियों हमें इसके संबंध में क्या बताना है, सत्य कथन बताना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें उपरोक्त चारों के चारों कथन क्या है, सत्य हैं। और उपरोक्त चारों कथन सत्य होने के कारण दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ए बी सी चारों के चारों कथन सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हो सकता है आपको इस बार के सीटेट एग्जाम में यहीं से घुमा फिरा के किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो यहाँ पे ऑप्शन है, हो सकता है सीटेट एग्जाम में यहाँ के ऑप्शनों से भी प्रश्न बन जाएं। तो इसलिए इस प्रश्न को बड़ा ध्यान से पढ़ें और ध्यानपूर्वक इसका उत्तर देंगे आप। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट के संबंध में दोस्तों असत्य कथन की पहचान करनी है हमें। ठीक है, तो कथन ए है सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश का मुख्य दूसरा व्यवसाय है। और कथन बी है दोस्तों जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। और कथन सी है दोस्तों किब्रेल हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। अगर दोस्तों आपका इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एनसीईआरटी को बड़ा क्या डिटेल से पढ़ रहे हैं, और टॉपिक को, हर एक टॉपिक को आप डिटेल से क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। अगर आपका ये प्रश्न सही हो जाता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके सीटेट के एसएसटी पेपर 60 में से आप 50 प्लस का स्कोर प्राप्त कर लेंगे, अगर आपका ये प्रश्न सही हो जाता है। ठीक है, तो साथियों बताइए कि इसमें सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो अगर हम बात करते हैं कि जोहान्सबर्ग, कथन ए में क्या कथन बी में बताया जा रहा है कि जोहान्सबर्ग क्या विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है और किब्रेल हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। और कथन ए है सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश के लोगों का मुख्य दूसरा व्यवसाय है। तो दोस्तों हमें असत्य कथन की पहचान करनी है, और यहाँ पे असत्य कथन कौन सा हो जाएगा,
कथन ए यहाँ पे असत्य हो जाएगा। और जब कथन ए असत्य हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ये असत्य क्यों है, तो असत्य इसलिए है दोस्तों कि सोना एवं हीरे के खनन इस प्रदेश के लोगों का दूसरा नहीं दोस्तों, पहला मुख्य व्यवसाय है। अब जहाँ पे दोस्तों जोहान्सबर्ग है, और जोहान्सबर्ग को क्या है, विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है, तो वो खनन के लिए ही दोस्तों क्या होगा, प्रसिद्ध है। सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो वहाँ का दूसरा व्यवसाय कैसा हो सकता है, क्या, खनन। तो ये क्या है, वहाँ का पहला मुख्य व्यवसाय है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि दूसरा मुख्य व्यवसाय यहाँ के लोगों का क्या है, तो दोस्तों वो है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन यहाँ के लोगों का क्या हो जाएगा, दूसरा व्यवसाय हो जाएगा। और पहला व्यवसाय यहाँ के लोगों का क्या है, सोने एवं हीरे की खानों का खनन इस यहाँ के प्रदेश के लोगों का मुख्य व्यवसाय है। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा दिया गया था, अगर पहला दिया होता तो ये भी सही हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा दिया गया, इसलिए कथन ए असत्य हो जाएगा। और जब कथन ए असत्य हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों इसका सत्य कथन या सत्य उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न को की ओर बढ़ने से पहले हम इसे थोड़ा सा चित्र में देख लेते हैं। चित्र में क्या क्या समझने वाले हैं। एक तो हम जोहान्सबर्ग को समझेंगे, और दूसरा हम कि जोहान्सबर्ग जो विश्व की स्वर्ण राजधानी, उसे हम मैप में देखने वाले हैं। और दूसरा किब्रेल को देखने वाले हैं। और साथ में जो दोस्तों शीतोष्ण घास स्थल बेल्ट है, इस बेल्ट को कौन कौन सी नदियाँ सिंचित करती है, साथ में मैप में हम ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैप को देखने के लिए आप थोड़ा सा वीडियो की, जब तक हम मैप को समझते हैं तब तक के लिए आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, 360 पे कर लेंगे, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे या अच्छे से आपको दिखेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला हो जाएगा बेल्ट क्षेत्र को। अगर हम बात करते हैं, इसे कौन से कलर से दिखाया गया है, हरे कलर से दिखाया गया है। तो ये वाला दोस्तों पूरा का पूरा क्या है, बेल्ट क्षेत्र है। और बेल्ट क्षेत्र में ही दोस्तों क्या है, जोहान्सबर्ग, जो विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है जिसे, वो भी इसी क्षेत्र में है। और अगला दोस्तों किब्रेल, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये वाले क्षेत्र भी दोस्तों किसमें, बेल्ट के अंतर्गत ही पड़ते हैं। और अगर दोस्तों हम बात करें कि बेल्ट क्षेत्र को कौन कौन सी नदियां सिंचित करती है, तो दोस्तों ये हो जाएगी ऑरेंज नदी, ठीक है, ये भी बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करती है। और ये वाली हो जाएगी दोस्तों लिम्पिपो नदी, ये भी बेल्ट क्षेत्र को सिंचित करती है। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बेल्ट क्षेत्र को कौन कौन सी नदियाँ सिंचित करती है, तो लिम्पिपो और ऑरेंज। और यहाँ पे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिम्पिपो और ऑरेंज नदी कौन से महाद्वीप में प्रवाहित होती है, या कौन से देश में प्रवाहित होती है, या ये कौन से क्षेत्र को सिंचित करती है, इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगला दोस्तों आपको इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ड्रेकन्स वर्ग के पश्चिम में क्या है। तो दोस्तों ड्रेकन वर्ग के पश्चिम में क्या है दोस्तों, ये बेल्ट क्षेत्र है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले मैं आशा ही नहीं, उम्मीद भी करता हूं कि आपको ये मैप में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहीं पे एक प्रश्न पूछा गया है कि ड्रेकन्स वर्ग पर्वत किसके पश्चिम में है। तो ड्रेकन्स वर्ग जो दोस्तों पर्वत है, तो इसके पश्चिम में क्या है, प्रेरी है, बेल्ट है, कंपोज है, या स्टेपी है। तो अभी दोस्तों हमने मैप में देखा कि जो ड्रेकन्स वर्ग है, ड्रेकन्स वर्ग के पश्चिम में क्या है, यहाँ पे दोस्तों बेल्ट क्षेत्र था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको बहुत आसान लगा होगा। तो आइए चलिए यहीं पे हम एक दूसरा प्रश्न बनाते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न दोस्तों इन चारों ऑप्शनों से है, और चारों ऑप्शनों से प्रश्न ये है कि आपको यहाँ पे 3 तो शीतोष्ण घास स्थल, शीतोष्ण घास स्थल है दोस्तों, 3 यहाँ पे क्या है, शीतोष्ण घास स्थलों के नाम दिए गए हैं। और एक यहाँ पे क्या है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल का नाम दिया गया है। तो दोस्तों आपको उस उष्णकटिबंधीय घास स्थल के नाम को बताना है कि इन चारों में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास स्थल का नाम है और कहाँ का है, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्रेरी दोस्तों क्या है, शीतोष्ण घास स्थल है, कहाँ का, उत्तर अमेरिका का,
ठीक है, उत्तर अमेरिका और कनाडा, कनाडा के भी कुछ क्षेत्र में ये है। ठीक है, और अगर हम दोस्तों बात करते हैं बेल्ट की, तो बेल्ट भी दोस्तों क्या है, शीतोष्ण घास स्थल है, किसका, अफ्रीका का। और अगर दोस्तों हम बात करें स्टेपी, तो स्टेपी भी दोस्तों शीतोष्ण घास स्थल है, कहाँ का, मध्य एशिया का। तो दोस्तों यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास स्थल एक ही है, कौन सा, कंपोज। और अगर हम बात करते हैं किस देश का है, तो दोस्तों ब्राज़ील, ब्राज़ील। ठीक है, तो इस पर भी दोस्तों आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, जो मैंने दूसरा प्रश्न बोला है उसका उत्तर सही क्या हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं इसी प्रश्न की, 61 नंबर प्रश्न की, तो इसका उत्तर, सही उत्तर क्या है, वेल्ट है। ठीक है, ड्रैकेंस वर्ग के पश्चिम में क्या है, वेल्ट है। तो चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62, और ये भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और यहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो प्रश्न है साथियों, सहारा रेगिस्तान के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान करें। ऑप्शन नंबर ए है, नहीं, कथन ए है, यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, देखते हैं अगला कथन देखते हैं। अगला है दोस्तों, यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और कथन सी है साथियों, सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। तो हमें बताना है कि ए, बी, सी या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनमें से कौन सा कथन सत्य होने वाला है। तो साथियों ये उपरोक्त तीनों के तीनों कथन सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए या फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए इसे थोड़ा सा हम मैप में समझ लेते हैं। तो दोस्तों एक तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 8.54 या 54 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगला ये क्या है, ये 11 देशों से घिरा हुआ है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 8.54, और अगर हम भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें, तो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। तो भारत के क्षेत्रफल से दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना अधिक है, आप देख सकते हैं। तो आइए इसे थोड़ा सा मैप में समझते हैं। और जब तक हम मैप को समझ रहे हैं तब तक के लिए आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो ये है दोस्तों सहारा रेगिस्तान, और ये कितने, 11 देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो कौन कौन से 11 हो जाएंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा पश्चिमी सहारा, मोरक्को और ट्यूनीशिया और अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र और इट्रिया, सूडान, चाड, नाइजर, माली और मोरितानिया। तो ये दोस्तों 11 देश हो जाएंगे कि 11 देशों से ये घिरा हुआ है। और आइए समझते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में। ठीक है, यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न और क्लियर हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे, तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाइए और इस चित्र को अच्छे से देखिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं सहारा रेगिस्तान के उत्तर में क्या है, तो उत्तर में दोस्तों भूमध्य सागर है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भूमध्य सागर सहारा रेगिस्तान के कौन से दिशा में स्थित है। तो दोस्तों कौन से, उत्तर दिशा में कौन है, सहारा रेगिस्तान के भूमध्य सागर है। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में दोस्तों अटलांटिक महासागर है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अगला प्रश्न पूछा जा सकता है दोस्तों, लाल सागर सहारा मरुस्थल के कौन सी दिशा में है। तो दोस्तों लाल सागर सहारा रेगिस्तान के या सहारा मरुस्थल के कहाँ, पूरब में स्थित है। इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और दोस्तों अगला पूछा जा सकता है, कर्क रेखा सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच होकर जाती है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से मरुस्थल के कर्क रेखा बीचों बीच होकर जाती है। तो सहारा रेगिस्तान से क्या होती है, कर्क रेखा बीचों बीच होकर जा सकती है। और अगला प्रश्न दोस्तों किस प्रकार से बन सकता है, तो अगला प्रश्न दोस्तों, ये सहारा रेगिस्तान है और ये हमारा एशिया है, एशिया महाद्वीप है। तो दोस्तों सहारा रेगिस्तान की कुछ सीमा कहाँ, एशिया से भी लगती है। सहारा रेगिस्तान या सहारा मरुस्थल की कुछ सीमा एशिया महाद्वीप से भी लगती है। तो आपको ये भी प्रश्न बन सकता है कि सहारा रेगिस्तान की कौन से महाद्वीप से कुछ सीमा लगती है। ऑप्शन में आ सकता है एशिया या यूरोप महाद्वीप
या उत्तर अमेरिका महाद्वीप। तो कौन से महाद्वीप से लगती है दोस्तों? एशिया महाद्वीप से सहारा रेगिस्तान की कुछ सीमा लगती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये इतना सा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की सीमा किससे लग रही है? यहाँ पे तो लाल सागर बीच में आ जाता है और ऊपर भूमध्य सागर बीच में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हल्की सी सीमा ये एशिया महाद्वीप के साथ भी बना रहा है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो मैप है, मैप से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिल गई होगी और बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला दोस्तों प्रश्न होने वाला है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न बड़ा है, प्रश्न के आकार को थोड़ा सा क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। तो दोस्तों प्रश्न है 63, सत्य कथन को चुनना है। और ये भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है सीटेट में। जो कथन है यहाँ पे, इन कथनों से ही प्रश्न पूछा गया था 2021 के सीटेट एग्जाम में, जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था 2021 में। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्ण तो हरा भरा था। और कथन बी है, सारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहाँ नदियाँ तथा मगर पाए जाते थे। तो जो दोस्तों सहारा की गुफाएं हैं, उन गुफाओं से ये ज्ञात हो रहा है कि यहाँ पे कुछ इस समय पहले नदियाँ बहती थी और मगरमच्छ पाए जाते थे। और कथन सी है दोस्तों, परंतु यहाँ की जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। कि जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन होने के बाद क्या हुआ, ये क्षेत्र गर्म इलाके में बदल गया और शुष्क प्रदेश में बदल गया। तो साथियों, हमें यहाँ सत्य कथन की पहचान करनी है। तो उपरोक्त अगर हम बात करते हैं, उपरोक्त तीनों के तीनों कथन सत्य है कि एक समय में सारा रेगिस्तान क्या पूर्ण तो हरा भरा था। और यहाँ की गुफाओं से क्या पता चलता है कि यहाँ पे नदियाँ भी पाई जाती थी और मगरमच्छ भी पाए जाते थे। और एक समय में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के कारण ये शुष्क प्रदेश में बदल गया। तो तीनों के तीनों कथन सत्य है और तीनों कथन सत्य होने के कारण दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों कथन सत्य। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। तो दोस्तों प्रश्न है, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के लोगों के संबंध में सत्य कथन को चुनें। जो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सहारा रेगिस्तान है और सहारा रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके संबंध में हमें क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, तो कथन ए है, सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु। अब दोस्तों कष्टकारी जलवायु क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे ना तो वर्षा होती है और ना ही इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जिस प्रकार की हम अपने चारों ओर आजकल क्या है हरियाली देखते हैं। तो ना ही इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और पानी की भी दोस्तों बहुत कम मात्रा में पानी पाया जाता है, पानी मिलता है। ठीक है, और फिर भी क्या है कि कष्टकारी जलवायु में भी यहाँ पे लोग क्या है, विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और उनमें से दोस्तों बेदुइन और त्वारेग भी शामिल है। मतलब जो भिन्न भिन्न जनजातियां पाई जाती हैं उनमें बेदुइन और त्वारेग भी क्या है, जनजातियां हैं। और अगला कथन सी है कि चलवासी होते हैं जो दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपना क्या है, प्रवास बदलते रहते हैं। ठीक है, जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊंट और घोड़े जैसे पशुओं को पालते हैं। और जो ये पशु पालते हैं इनका प्रयोग ये किसके लिए करते हैं, पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है और इनकी खाल से पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा प्राप्त करते हैं। तो साथियों हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। ए, बी, सी, डी चारों के चारों कथन सत्य है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि सहारा रेगिस्तान में मरु उद्यान के संबंध में सत्य कथन को चुनना है। तो मरु का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें, मरु का मतलब हो जाएगा क्या, मरुस्थल। उद्यान का मतलब हो जाएगा बगीचा। ठीक है, तो मरुस्थल वाला बगीचा भी कह सकते हैं। ठीक है, कथन ए दिया गया है कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। तो दोस्तों मान लो कि यहाँ पर रेत का टीला है और इस रेत के टीले को क्या पवन उड़ा कर ले जाती है, यहाँ से अगले जगह उड़ा कर ले जाती है। तो वहाँ पर क्या बन जाता है दोस्तों, गर्त बन जाता है।
ठीक है। और आगे कहा जा रहा है कथन बी में कि गर्त में भूमिगत जल ऊपर आ जाता है, कि जो ये भूमिगत जल है वो यहाँ गर्त के सतह पर क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और वहाँ मेरू उद्यान बनते हैं। वहाँ पर फिर लोग क्या करते हैं, खजूर जैसे हैं। अगले कथन में बताया जा रहा है कि यहाँ ये क्षेत्र क्या हो जाता है, फिर उपजाऊ हो जाता है। जब क्या है, जल सतह पर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये वाला क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है और लोग इनके आसपास निवास करते हैं और खजूर के पेड़ एवं अन्य फसल उगाते हैं। तो साथियों, हमें इसके संबंध में सत्य कथन की पहचान करनी है मेरू उद्यान के, मरु उद्यान के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए बी सी, तीनों कथन सत्य हैं। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ा सा चित्र में। ठीक है, चित्र में देख लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा दोस्तों मरु उद्यान की। पहले यहाँ पे मान लो कि रेत का टीला था और रेत के टीले पूरे के पूरे रेत के टीले को कौन, हवा उड़ा कर ले गई। और जब रेत के टीले को हवा उड़ा कर ले गई तो दोस्तों यहाँ पर गर्त पर क्या हो गया, पानी सतह पर आ गया। और पानी सतह पर आने के बाद लोगों ने यहाँ पर क्या, जैसे खजूर के वृक्ष लगा दिए और बगीचा बना दिया। ठीक है, इस वनस्पति उग गई यहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 66। और ये भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और घुमा फिरा के आपको किसी भी तरीके से सीटेट एग्जाम में पूछा जा सकता है लद्दाख के संबंध में। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न है लद्दाख रेगिस्तान के संबंध में असत्य कथन को चुनना है या असत्य कथन को चुने। ठीक है, तो कथन ए है कि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, और कथन बी है इसके उत्तर में जास्कर पर्वत एवं दक्षिण में काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। और कथन सी है ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ ही अधिक होता है। तो गर्मियों में दोस्तों वहाँ पर तापमान कितना, 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है। 0 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे यहाँ तापमान हो जाता है, हमारे यहाँ आपके यहाँ जहाँ के भी आप निवासी हैं, भारत के जिस भी कोने के निवासी हैं, तो दोस्तों उस समय कितनी सर्दियाँ होती है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं एवं रात में तापमान 0 से -30 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला जाता है। तो दोस्तों कल्पना कीजिए कि इतने ठंडे रेगिस्तान में या इतने ठंडे जगहों पर भी जो हमारी आर्मी है वो किस प्रकार से रहती है और किस प्रकार से हमारे सीमाओं की रक्षा करती है। और जब वो हमारे सीमाओं की रक्षा करती है तभी हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। ठीक है, और कथन डी है दोस्तों शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ। ठीक है, और तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री। तो दोस्तों शीत ऋतु में यहाँ पर तापमान क्या है, हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आर्मी है और वहाँ उनके लिए जो भी खाना पहुँचाया जाता है, अगर वो थोड़ा भी खुले में रह गया तो वो बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, तो साथियों हमें इसके संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। असत्य कथन की पहचान करने से पहले हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ठीक है, लद्दाख के संबंध में अगर आप मैप को अच्छे से देखते हैं तो ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आप जब तक मैप को देख रहे हैं, मैप को देखने के लिए आप थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे, 360 या 480 तक कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख से ये दोस्तों सिंधु नदी होकर बह रही है। ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों सियाचिन। तो हम सुनते हैं कि जो हमारे आसपास फौजी भाई रहते हैं उनकी ड्यूटी कभी क्या है, सियाचिन में लगती है या कारगिल में लगती है। तो वहाँ पे कितनी ठंड पाई जाती है और ऐसे ठंड में वो किस प्रकार से रहते हैं, तो उनके लिए एक बार दिल से सलाम। ठीक है, तो दोस्तों और आगे यहाँ पे जो लद्दाख है, लद्दाख के उत्तर में क्या है दोस्तों, जास्कर पर्वत है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर में दोस्तों काराकोरम की पर्वत श्रेणियां हैं। तो अगर हम बात करें जास्कर कहाँ है, उत्तर में, दक्षिण में है। तो दोस्तों जास्कर कहाँ है, दक्षिण में है, और उत्तर में क्या है, काराकोरम की पर्वत श्रेणियां हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम ऑप्शन को देखते हैं, इस प्रश्न के ऑप्शन को। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि उत्तर में क्या है, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ।
तो दोस्तों उत्तर में नहीं, जास्कर कहाँ है, दक्षिण में है। और अगर हम बात करते हैं काराकोरम की श्रेणियाँ कहाँ है, उत्तर में है। और यहाँ पे उल्टा दिया गया है, उत्तर में जास्कर दिया है और दक्षिण में काराकोरम, जबकि उत्तर में क्या हो जाएगा, काराकोरम, और नीचे क्या है, जास्कर है। तो इसलिए कथन भी असत्य कथन हो जाएगा और बाकी ये सारे के सारे कथन क्या है, सत्य हैं कि यहाँ पर शीत ऋतु में तापमान कितना होता है, -40 डिग्री से नीचे ही रहता है। ठीक है दोस्तों, जब कथन बी असत्य है तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो साथियों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है। तो दोस्तों हमने देखा कि लद्दाख किस प्रकार का रेगिस्तान है, लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, लद्दाख कैसा है, ठंडा रेगिस्तान है। तो हमें सहारा के संबंध में बताना है कि सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, ठंडा है, गर्म है या मृदु है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है, गर्म है। ठीक है, और लद्दाख ठंडा रेगिस्तान है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और इसी प्रश्न से हम ये भी कह सकते हैं कि रेगिस्तान 2 प्रकार के होते हैं, ठंडे एवं गर्म। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68। दोस्तों लद्दाख में हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है। और ये प्रश्न भी सीटेट 2021 के एग्जाम में, ऑफलाइन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों बताइए कि लद्दाख में हेमिस किसके लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों अगर हम बात करते हैं मंदिर के लिए, चर्च के लिए या बौद्ध मठ के लिए या इनमें से कोई नहीं, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि लद्दाख में जो दोस्तों हेमिस है वो बौद्ध मठ के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों हेमिस के अलावा लद्दाख में दूसरे कौन कौन से बौद्ध मठ बहुत प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगा दोस्तों, एक है थिंगसे। थिंगसे भी दोस्तों क्या है, बौद्ध मठ है। तो हो सकता है इस बार इस प्रकार से पूछा जाए कि लद्दाख में थिंगसे किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बौद्ध मठ के लिए ही प्रसिद्ध है। और इसके अलावा दोस्तों एक दूसरा है लामायरू। लामेरू भी दोस्तों क्या, एक बौद्ध मठ है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि लद्दाख में जो ये बौद्ध मठ की परंपरा है, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, तो इस पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लद्दाख में बौद्ध मठ की परंपरा को क्या कहा जाता है। हो सकता है इस बार इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए। तो दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, गोपा। लद्दाख में बौद्ध मठ की परंपरा को दोस्तों क्या कहा जाता है, गोपा कहा जाता है। यहाँ पे एक ही मात्रा होने वाली है। ठीक है, गोपा कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 69। तो दोस्तों प्रश्न है, लद्दाख रेगिस्तान के अधिकांश निवासी पाए जाते हैं, ईसाई या मुसलमान या बौद्ध या मुसलमान, और ईसाई एवं बौद्ध, और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कि लद्दाख में कौन कौन पाए जाते हैं, किस कौन कौन सी जनजातियाँ हैं या कौन कौन से धर्म के लोग हैं, दोस्तों बौद्ध और मुसलमान पाए जाते हैं। और दोस्तों जो लद्दाख का क्या है, जो तिब्बत का केसर संघा वो वहाँ का प्रसिद्ध ग्रंथ है। और जो 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 दोस्तों क्या है, केसर संघा है, केसर संघा को बौद्ध और मुसलमान दोनों ही लोग क्या करते हैं, गाते हैं, और दोनों ही लोग उस पर नाटक करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है ये आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो दोस्तों अंतिम प्रश्न को करने से पहले अगर आप सभी हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 70 है कि मिस्र निम्नलिखित फसलों में से किस फसल के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं के लिए प्रसिद्ध है या मकई के लिए प्रसिद्ध है या कपास के लिए प्रसिद्ध है या चना के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कपास के लिए प्रसिद्ध है। और मिस्र का कपास दोस्तों ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कपास विश्व का मिस्र का कपास दोस्तों ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और एक कमेंट करके बताएं कि आपके 25 में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए तब तक के लिए
तो चलिए दोस्तों, वीडियो में पूरे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और